हेलो फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक छोटी सी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। शीर्षक का नाम है स्टोरी ऑफ टेहरी स्टेट फॉर्मेशन। ओके, टेहरी राज्य की स्थापना कैसे हुई, तो इसका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। शुरुआत हम कर सकते हैं प्रद्युम्न शाह से, जो गढ़वाल के अंतिम शासक थे। याद होगा आपको कि ये वो समय है जब उत्तराखंड के दो पार्ट्स, गढ़वाल और कुमाऊँ, तो कुमाऊं में इन दिनों यानी कि 1790 से लेकर 1815 के बीच गोरखाओं का शासन था। गोरखा अपना साम्राज्य पश्चिम की ओर बढ़ाना चाहते थे। जाहिर सी बात है, एनकाउंटर किससे होगा, सामना किससे होगा? गढ़वाल के शासकों से। तो एक युद्ध का उल्लेख मिलता है हमको जिसका नाम है खुड़बुड़ा का युद्ध। यह युद्ध हुआ है प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में। 1804 मई का युद्ध है ये। इस युद्ध में लड़ते हुए प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए, अर्थात गोरखाओं की जीत हुई। 3 पुत्रों का हमको उल्लेख मिलता है। एक तो है प्रीतम शाह, जिनको गोरखाओं ने बंदी बना लिया और काठमांडू भेज दिया। एक है पराक्रम शाह, जो कांगड़ा राज्य की शरण में चले जाते हैं। और एक है सुदर्शन शाह, ये मदद मांगते हैं ब्रिटिश से राज्य वापस दिलाने में। तो सुदर्शन शाह अंग्रेजों से मदद मांगते हैं। अंग्रेजों ने मदद का वादा किया और कहा कि बदले में हमें देहरादून और चंडी वाला जो क्षेत्र है वो हमको चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन थी। साथ में युद्ध हर जाना भी भरना होगा, लेकिन वो समय ऐसा था कि शर्तें माननी पड़ी। फिर हम देखते हैं कि ये वो समय है जब ब्रिटिश एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटी भी चल रही है। ब्रिटिश को तो साम्राज्य अपना विस्तार करना ही था। तो टेहरी रियासत को एक अपना कह सकते हैं कि विश्वास पात्र मित्र बनाया जा सकता है इस प्रकार से मदद करके। आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने मित्र भी बनाए हैं साम्राज्य विस्तार के दौरान। तो ये उनमें से एक है। सहायक संधि का नाम आपने सुना ही होगा, और उस सहायक संधि में कई सारे राज्यों ने हस्ताक्षर कर भी दिए थे। हैदराबाद के निज़ाम है, और 1804 में अवध के जो वो हैं नवाब, उन्होंने भी सिग्नेचर कर दिए हैं। तो मित्र राज्य भी हैं साथ साथ, जो अंग्रेजों के निष्ठावान बने रहे। अब निष्ठावान बनने की बारी इनकी है। समय ही ऐसा है। साथ दिया अंग्रेजों ने, गोरखाओं को पराजित किया 1815 में, आपको याद होगा। और 1816 में एक संधि होती है गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में, जिसको कहते हैं सगौली की संधि। इस प्रकार कुमाऊं वाले इलाके में गोरखा शासन समाप्त हुए और ब्रिटिश ने कुमाऊं में प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू किया। तो हम कह सकते हैं कि 1815 के बाद से गढ़वाल में आपको 2 रूल्स दिखाई देंगे, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं डायरेक्टली ब्रिटिश के संरक्षण में है, अर्थात ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन से चल रहा है। और यहाँ पर है आपका टेहरी रियासत। टेहरी रियासत कोई अनोखा एग्जाम्पल नहीं है रियासत का। ऐसी कई सारी रियासतें आपको जब आप पढ़ेंगे ना हिस्ट्री को, जब भारत आज़ाद होता है, 562 रियासतों का उल्लेख है, टेहरी उनमें से एक थी। तो सुदर्शन शाह की मदद की गई, और युद्ध हर जाने की जो बात कही गई थी कि युद्ध के बाद इतना आपको हर जाना भरना पड़ेगा, तो वो उस समय भर पाने की स्थिति में नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि जो अलकनंदा के जो पूरब वाला जो इलाका है गढ़वाल के अंतर्गत जो उस समय आता था, वो भी अंग्रेजों को मिल गया और उसे कुमाऊं के अधीन रख दिया गया है। और देहरादून और चंडी वाला क्षेत्र जो है वो सहारनपुर वाले क्षेत्र में मिला दिया गया था। ठीक, तो ये रही इसकी कहानी, इसके बनने की। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित किया, अभी मैंने डिस्कस किया आपसे। सगौली की संधि की पुष्टि कब हुई? 1816 मार्च में। सुदर्शन शाह पर युद्ध हर जाना थोपा गया, वही जो बातें की गई थी, नहीं चुका पाए। अब देखते हैं कि गढ़वाल स्टेट की स्थिति क्या बन रही है। अभी जो मैंने आपको बताया कि ईस्ट ऑफ द अलकनंदा रिवर नाउ बिलोंग्स टू ब्रिटिश। अलकनंदा नदी के जो पूरब वाला क्षेत्र है वो सीधे किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश। और ब्रिटिश ने इसको किसके अधीन रख दिया है? मर्ज करके किस में डाल दिया? इसको कुमाऊं में। देहरादून और चंडी जो पहले ही बात कही गई थी वो तो उनको मिलना ही था, इसको मर्ज किस में कर दिया गया है? सहारनपुर। अब जो बचा हुआ क्षेत्र है वही है क्या? टेहरी राज्य। वही है क्या? टेहरी राज्य। तो इस रिमेनिंग गढ़वाल वाले रीजन को ही हम क्या कहते हैं? टेहरी स्टेट कहते हैं। और इसके पहले शासक बनते हैं खुद सुदर्शन शाह। ये बात है 1815 की।
आधिकारिक रूप से सुदर्शन शाह और उनकी फैमिली 1820 में टेहरी राज्य में स्थापित होती है। लेकिन अगर हम कहें कि इनको राजा कब से मान लिया गया है, तब बात करेंगे हम 1815 की। तो इस तरीके से टेहरी रियासत के पहले राजा कौन है? सुदर्शन शाह। और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ टेहरी स्टेट? सुदर्शन शाह। हु वाज द लास्ट? इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। बाकी कौन कौन टेहरी रियासत के राजा रहे, उनके समय में क्या क्या हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना। लेकिन इस लेक्चर में हम वो नहीं जानेंगे। फिलहाल हम राजाओं के नाम जरूर देखेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, सुदर्शन शाह टेहरी रियासत के पहले राजा बने। ये बात है 1815 की। अच्छा, टेहरी रियासत थी अंग्रेजों की। और ये रियासत कब तक अस्तित्व में रही? 1949 तक। ये बात आपको पता ही होगी कि कैबिनेट मिशन ने जो बातें लिखी गई थी, संविधान सभा जो संविधान बनाकर तैयार करेगी, वो जबरन इन टेहरी रियासतों जैसी रियासतों के ऊपर जबरन नहीं थोपा जाएगा। तो भारत तो आज़ाद हो जाता है 1947 में, लेकिन इनका अस्तित्व, रियासतों का अस्तित्व उसके बाद भी बना रहा। और धीरे धीरे उनको किस में मर्ज किया गया है? इंडियन यूनियन में। इस फिनोमिना को कहा गया है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है ना, पुनर्गठन किया गया है किसका? भारत का। और ये काम सौंपा गया था वल्लभ भाई पटेल को। तो 1949 में टेहरी रियासत को किस में मर्ज कर दिया गया था? इंडियन यूनियन में। ठीक, तो टेहरी रियासत अस्तित्व में रही 1815 से 1949 तक। आधिकारिक रूप से जैसे कि मैंने आपको बताया 1820 की संधि के अनुसार, जो अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के बीच में हुई थी, उसके अनुसार क्या है, उनको आधिकारिक रूप से शासन करने का अवसर मिला। सुदर्शन शाह एक्सेप्टेड द टर्म। सुदर्शन शाह को और भी कुछ शर्तें माननी पड़ी। जैसे यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है ब्रिटिश रेजिडेंट। ये जान लेना जरूरी है कि ये मामला क्या है। अर्थात जितनी भी देसी रियासतें थी पूरे भारत में, वहाँ पर ब्रिटिश का एक नुमाइंदा जरूर रहता था। उस ब्रिटिश के नुमाइंदे को कहा जाता था ब्रिटिश रेजिडेंट। क्या कहा जाता था? ब्रिटिश रेजिडेंट। अवध में था, पंजाब में था, हैदराबाद में था, इन सब जगह ब्रिटिश जो नुमाइंदे रहते थे, एक प्रकार से कह सकते हैं कि निगरानी करते थे कि इस देसी रियासत में सब कुछ हमारे अनुरूप चल रहा है ना, कोई ऐसी बगावत तो नहीं हो रही है। तो ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करते थे, ये अपनी रिपोर्ट भेजते थे किसको? अपने वाइसरॉय या गवर्नर जनरल को। जैसा कि मैं आपको याद दिलाऊं कि अवध जो रियासत थी, रियासत हो चुकी थी अब, अवध जो रियासत थी वो उस समय आउटरैम नाम के क्या थे? आउटरैम नाम के क्या थे? ब्रिटिश रेजिडेंट थे लखनऊ में। और इसी रिपोर्ट के अनुसार ही लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया अवध पर, और 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। याद आ रहा है आपको? वही चीज़ है ये। तो ब्रिटिश रेजिडेंट कहाँ पर मौजूद है? टेहरी में भी। अब ये अपने तरीके से शासन करेंगे। ठीक है, इनको विदेशी संबंध रखने के कोई अधिकार नहीं है। रियासतें ऐसी ही थी, और कह सकते हैं कि ये सारी रियासतें अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बनी रही। हम कह सकते हैं इस बात को कि इन सबके निष्ठावान बने रहने के कारण ही ब्रिटिश साम्राज्य लंबे समय तक भारत पर शासन कर सकी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं कि जो टेहरी रियासत के राजा थे वो कौन कौन थे। पहला और आखिरी आपको पता होना चाहिए, लेकिन डिटेल में हमें कुछ जानकारी और होनी चाहिए कि इन शासकों ने, जैसे कि सुदर्शन शाह पहले शासक हैं, इन्होंने त्रिहरी, है ना, टेहरी को अपनी राजधानी बनाया था, जिसको पुरानी टेहरी कहते हैं। 1815 से लेकर 1859 तक शासन किया, काफ़ी लंबे समय तक, 44 साल। जाहिर सी बात है कि इन्होंने कई सारे डेवलपमेंट्स किए होंगे अपने राज्य में, उन सबको पढ़ना होगा आपको। ठीक, आज के लेक्चर में वो पार्ट नहीं है। दूसरे राजा बनते हैं भवानी सिंह, 1859 से 1871, 12 साल ही शासन करते हैं। उसके बाद नाम आता है प्रताप शाह का। इनका टाइम पीरियड है 1871 से 1886। तीसरे राजा के रूप में प्रताप शाह गर्मी से परेशान रहते थे। टेहरी होती थी, घाटी में इलाका है वो, गर्मी होती थी वहाँ, तो इन्होंने अपने ही नाम का एक नगर बना लिया जो लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर था, प्रताप नगर, और उसको अपनी राजधानी बनाया।
ये पता होना चाहिए हमें इसके बारे में, इनके बारे में सॉरी। फिर आते हैं कीर्ति शाह। कीर्ति शाह का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1892 से 1913। लेकिन ये जो आपको 6 साल का गैप देख रहा है, इसे जान लेना जरूरी है। अक्सर होता क्या था, कभी कभी पूरे भारत के रियासतों में हम देखते हैं कि पिताजी मर गए और मृत्यु के समय बच्चा अल्पायु है, लेकिन आधिकारिक रूप से राजा तो वही बनेगा, लेकिन क्योंकि अल्पवयस्क है तो ऐसे में क्या होता था, महारानी या एक काउंसिल बनाई जाती थी, वो संरक्षिका के रूप में शासन करती थी। तो ये जो 6 साल का जो गैप दिखाई दे रहा है आपको कीर्ति शाह के समय में, ये जरूर इनकी माता जी ने संरक्षिका के रूप में कार्यभार संभाला होगा। राजा लेकिन कौन थे? कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने 1892 में हम कह सकते हैं कि सत्ता की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली होगी। और ये 6 साल का जो गैप क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया। और कीर्ति शाह के संबंध में एक जानकारी और मिलती है कि ये मेयो कॉलेज के स्कॉलर थे, काफ़ी विद्वान थे। मेयो कॉलेज आप जानते ही हैं कि कहाँ है, राजस्थान में था, अजमेर में। और यहाँ पर जितनी भी देसी रियासतें पूरे भारत की, वहाँ के राजकुमार यहाँ पढ़ते थे। साधारण लोगों को यहाँ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि क्या रुतबा रहा होता होगा इन देसी रियासतों के महाराजाओं और राजकुमारों का। तो ये मेयो कॉलेज में पढ़ते थे। ये कॉलेज बनाया ही इसीलिए गया था कि इन देसी रियासत के राजकुमारों को शिक्षा दी जा सके अंग्रेजी में। नरेंद्र शाह बनते हैं अगले शासक। ये भी काफ़ी लंबे समय तक शासन करते हैं। ये जो गैप दिख रहा है आपको 6 साल का, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अल्पवयस्क रहे होंगे। कोई महारानी गोलेरिया का नाम आता है यहाँ पर, नेपाल की हैं, वो इनकी संरक्षिका बनी रही और 1948 तक ये शासन करते हैं। इनके शासनकाल में हम देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने चरम पे है। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो अपने चरम पे है। इस देसी रियासत के खिलाफ भी बगावत उठ रही है, ठीक, कि ठहरी रियासत या शासन समाप्त होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें भी जान लेनी जरूरी है। इस समय वाइसरॉय कौन था, इनके समय में कौन से वाइसरॉय थे, ये बात अगर मैं आपसे पूछूं, आप अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिएगा इसका आंसर कि 1815 से लेकर 1859 के बीच में कौन कौन से गवर्नर जनरल थे भारत के, ताकि आपको पढ़ते समय ये पता लग सके कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या हो रहा है, समकालीन भारत में और क्या गतिविधियां चल रही हैं। ये जो हिस्ट्री का पार्ट है 1815 से लेकर 1859 में, उत्तराखंड तो सिर्फ एक नाम मात्र का है राज्य। असली डोमिनेट कौन कर रहा था पूरे इंडिया में? इसमें ब्रिटिश एम्पायर कर रहा था, उसका साम्राज्य विस्तार हो रहा है। तो जरा पता लगाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए कि 1815 में कौन था। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, लॉर्ड हेस्टिंग थे इस समय, लॉर्ड हेस्टिंग, नॉट वॉरेन हेस्टिंग। इसी प्रकार 1859 से 71 के बीच में कौन था? तो मॉडर्न इंडिया को सबसे अच्छा तरीका समझने का है गवर्नर जनरल और वाइसरॉय की क्या जान लीजिए, टाइमलाइन जान लीजिए, उसको केंद्र में रखकर मॉडर्न इंडिया की पढ़ाई करिए, सारी बातें समझ में आएंगी आपको। यकीन नहीं आता तो करके देखिएगा एक बार। नरेंद्र शाह काफ़ी लंबे समय तक शासन करते हैं और इस समय जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने चरम पे है। गांधी जी की गतिविधियां चल रही हैं, भगत सिंह, राजगुरु सब लोग हैं, नेहरू भी अध्यक्षता कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें इस समय हो रही हैं। ठहरी रियासत के खिलाफ बगावत उठ रही है कि इसको किस में मिलाना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। रवाई कांड नाम सुना होगा आपने, है ना। श्रीदेव सुमन का नाम सुना होगा आपने कि कैसे वो भूख हड़ताल करते करते शहीद हो गए थे। ये सारी चीज़ें आपको अलग से पढ़नी होंगी, है ना। मानवेंद्र शाह जो हैं वो अंतिम राजा हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी के समय ठहरी रियासत के राजा कौन थे? नरेंद्र शाह थे। आज़ादी के बाद राजा बनते हैं कौन? मानवेंद्र शाह। और आप जानते हैं कि 1949 में देसी रियासतों का समाप्ति हुई और इसको मर्ज कर लिया गया किसमें? इंडियन यूनियन में। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ऐसे देसी रियासत जिन्होंने सब ने अपने आप को इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया, तो इन सब का हुआ क्या? क्या हुआ इनका? या ये अब राजा नहीं कहलाए? अपनी जनता के तो राजा ये थे ही, लेकिन अब आधिकारिक रूप से कोई राजा नहीं था इंडिया का। लेकिन इनके बदले क्या भारत सरकार ने इनको कुछ दिया? उसका नाम है प्रिवी पर्स। क्या दिया? प्रिवी पर्स दिया, अर्थात ऐसे देसी रजवाड़ों को मिलने वाली सुविधाएं। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में इसको भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अर्थात अब देसी राजा जो पहले कभी थे, तुम रहे होगे राजा, अब कोई राजा वाजा नहीं है,
दिन लद गए राजाओं के। अब तो संविधान का काम चल रहा है, डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी राजा तो राजा हैं। ऐसे राजाओं को कहाँ जगह मिली होगी? संसद में, राज्यसभा में। ठीक है, वैसे राजा नहीं तो ऐसे ही राजा सही। तो आज के राजा कौन है? सांसद हैं, विधायक हैं। तो और इनके कुछ और इनके आम नागरिक की तरह क्या है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो ये रही टेहरी रियासत के बनने की कहानी और ये उनके कुछ राजाओं के नाम जिनकी संख्या 6 है। तो जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, इनके समय में जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं उनका पता लगाइए, इस बहाने रिवीजन हो जाएगा मॉडर्न इंडिया का भी। और संभव हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजिए। ओके, थैंक यू सो मच।